राजेश भाई, आपका तो बड़ा जोरदार अनुभव है। और पिछले 2002 से तो मोदी जी, और कहा गया कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो है वो गुजरात है। लेकिन अब प्रयोगशाला गुजरात नहीं रहा। अब जो है उसके आगे निकल चुका है मामला। अब वहां से शिफ्ट हो गया। जैसे आरएसएस का जो हेड ऑफिस था, पहले नागपुर हुआ करता था, अब दिल्ली शिफ्ट कर गया। झंडे वालन चला गया और बहुत आलीशान बन गया है। वैसे ही कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। तो ये जो प्रयोगशाला बनाने के बाद स्टेट का क्या हाल होता है? कैसी होती है प्रयोगशाला आरएसएस की? आप वहाँ के नागरिक हैं, अनुभव है आपके पास। देखिए धनंजय जी, बांटोगे यानी कि आप जाति में बांटोगे, धर्म में बांटोगे, प्रांतवाद में बांटोगे, भाषा के जरिए बांटोगे, तभी जो है वो वोट की फसल जो है वो काट सकोगे। मैं ये समझता हूँ उनके नारे का मूल अर्थ ये है कि अगर आप एक रहे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो आप सुरक्षित हो, अगर हमारे साथ नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं। और ये बांटो बटोगे नहीं तो कटोगे, ये वाली जो राजनीति है वो आजादी के जंग से ही उन्होंने शुरू की। उस वक्त भी जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांटने की, जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ एक सुर में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब यही लोग थे जिन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की बात की थी, धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन चाहा था। और उस वक्त भी उन्होंने देश को भी बांटा था और हिंदू और मुसलमानों की साझी विरासत को भी बांटा था। तो इनका ये जो है मूल मंत्र ये कि अपनी सियासत को अगर मजबूत करना है तो लोगों को जो है एक डर के माध्यम से अपने साथ जुड़े रखे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि 2024 के परिणाम के बाद कि भाई ये जो डर है वो खत्म हो रहा है, तो वो डर ज्यादा पैदा करने के लिए जो लग रहा था कि मोहन भागवत के सुर भी थोड़े बदले हैं, लेकिन मैं बार बार हर डिबेट में कहता था कि मोहन भागवत की इतनी औकात नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खुद की इतनी औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से अलग कुछ कर पाए। क्योंकि अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो नरेंद्र मोदी का आउटसोर्सिंग एजेंसी बनकर रह गया है। उनके जितने भी प्रांत प्रचारक है, उनके नगर कार्यवाह है, वो सारे जो पदाधिकारी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन क्या जिम्मेदारी लेगा वो नरेंद्र मोदी तय करते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी क्या होगा या क्या नहीं होगा वो तय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये भ्रम किसी को नहीं पालना चाहिए कि आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा। या ठीक है, कभी कभी एक बात वो कर देते हैं और वो बात कहने के लिए भी जो है उनकी एक अलग राजनीति होती है, उस राजनीति के चलते करते हैं। लेकिन आप देखिए फिर से वो ट्रैक हरियाणा के चुनाव के बाद फिर से मोहन भागवत ने वो पुराना ट्रैक अपना पकड़ लिया है। और ये बटोगे नहीं तो कटोगे, उसकी तो शुरुआत ही 2002 में उसी के गर्भ से जो है नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। गोधरा के अंदर जो हुआ और उसके बाद हर एक्शन का रिएक्शन होता है और लोगों का गुस्सा निकल जाने दो, ये कहकर उन्होंने जो एक यहाँ पर रक्त रंजित इतिहास बनाया, उसी के चलते वो यहाँ पर इतने साल तक राज भी किया। और वही मॉडल जो है, वही जो गुजरात की जो प्रयोगशाला है, वही मॉडल को पूरे देश के अंदर वो लागू कर रहे हैं। लेकिन समझना ये चाहिए कि क्या ये लोग जो है वो बटोगे तो कटोगे ये मैसेज जिन लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये किसके पक्ष में है। वो हिंदुओं के पक्ष में, यहाँ दलित चिंतन की बात होती है, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे जो कश्मीर के हमारे साथी है वो राजपूत है। मैं जो है मैं ब्राह्मणवाद को अभी तक समझ नहीं पाया। यहाँ बहुत बार सुनाई दिया ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। मैंने मेरी शादी जो है वो शास्त्रोक्त विधि से नहीं की, मैंने कोर्ट में मैरिज किया। मैं जहाँ बैठकर आपसे डिबेट कर रहा हूँ, मेरा खरीदा हुआ ये चौथा मकान है। मैंने किसी मकान में जो है वास्तु पूजा नहीं की। मैंने मेरे बच्चे का नाम जो है वो विधि विधान से वो राशि के आधार पर लोग कर रखते हैं, मैंने नहीं रखा, उसने उसकी बेटी का भी नहीं रखा है। मैं ये समझता हूं कि आपका अध्यात्म, आपका जो चिंतन है, आपकी जो सोच है, वो अगर दूसरों को नफरत करना या दूसरों के साथ घृणा करना या दूसरों से अलग
नहीं दर्शाती है तो वही आपका सही चिंतन है। फिर वो आप किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जो है, लेकिन ये जो पुराने काल से जो एक मनुवाद चल रहा था, किसी व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाना, किसी व्यक्ति को जो है वो श्रेष्ठता से वंचित कर देना। गुजरात के अंदर जो घटना उन्होंने बताई उना की, उसके पहले एक थानगढ़ के अंदर ऐसी ही घटना घटी थी, जिसके अंदर गोलियों से भून दिया गया था दलित लोगों को। उसके बाद आज भी जो है, जो बहुत सारे ऐसे गांव है जिसमें दलितों का और दूसरे समाजों का जो स्मशान है वो अलग रहता है। वो जो दलित है वो दूसरे लोगों का, जो जनरल लोग है उसके स्मशान के अंदर जो है वो अंतिम क्रिया नहीं कर पा। और इसीलिए मैं जब जब रिजर्वेशन के खिलाफ कोई बोलता है तो मैं ये कहता हूं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर नहीं है, ये सामाजिक आधार पर है। जब आप उनको ये समानता नहीं देते तब तक जो है आपको रिजर्वेशन के खिलाफ कोई भी तर्क देना उसका कोई मतलब नहीं। अभी भी गुजरात के अंदर, लगभग कच्छ के अंदर दलितों की बहुत सारी ऐसी जमीन है जिस पर कब्जा हुआ, उस पर एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का जो है वो बात लेकर यहाँ के जो जिम्मेदार आईपीएस ऑफिसर उसके पास जिग्नेश मेवानी जाते हैं, जो दलित भी है और कांग्रेस के विधायक भी। उसको ये बोलते हैं कि आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता है, आप टी शर्ट पहन के कैसे चले आए। एक विधायक को ये बोला जा रहा है, आप फोन जो है बाहर रख के आओ, मैं आपको दूसरी बार मुलाकात नहीं दूंगा। और वो जिस आईजी को इसकी कंप्लेन करते हैं वो आईजी रिजर्वेशन के आधार पर ही यहाँ पर आईजी बने हुए हैं। ये जिग्नेश मेवानी खुद कहते हैं कि बाबा साहेब के दिए हुए रिजर्वेशन के आधार पर आप गुजरात के आईजी बने हैं। और उसके बावजूद उन्होंने गिना है कि कितने दलित आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है जो भी दलितों के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो है वो जाति के खिलाफ जाति का मसला नहीं है। जो भी अपर कास्ट में चला गया, दलित भी अगर ऊपर चला गया है तो फिर वो कचरा साफ करने वालों के साथ नहीं जुड़ना चाहता। ये समस्या है, उसके अंदर भी श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। और यही जो लाइनें खींची है हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के आधार पर, वही लाइनें जो खींची है और जो बंटवारा किया है, ये वो राजनीति के लोगों को काम में आता है। उनको पता है कि जब ये लोग सारे लोग दलित मिट जाएंगे, ब्राह्मण मिट जाएंगे, राजपूत मिट जाएंगे और सारे जो इंसानियत के आधार पर एक हो गए, तो फिर हमारी वोट बैंक कहां जाएगी। जो सोशल इंजीनियरिंग जैसा एक बहुत अच्छा सा टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है और जाति के आधारों पर जो है वो चुनाव की टिकटों का बंटवारा करते हैं और फिर कहते हैं कि हम जातिवाद खत्म करने की जंग लड़ रहे हैं। इससे हास्यास्पद कोई चीज हो नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आजादी के जंग से पहले से ये बांटना ही जान रहे हैं और बांटते बांटते जो है राजनीतिक फसल को काटना जानते हैं। और इसीलिए इसीलिए वो न तो देश की अर्थनीति पर बोलते हैं, न देश की विदेश नीति पर बोलते हैं, न देश की रोजगारी पर जो है वो चिंता जता रहे हैं। वो सारी जो चीज है, चुनाव जब आते हैं तो उसको एक ही जो है सर्कल के अंदर पूरा चुनाव खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो यही है कि अगर आप बटोगे तो आपके अंदर वो डर पैदा किया जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आपके पास अगर कोई चॉकलेट मांग रहा है तो आप जो है रूम की लाइट बंद कर देते हो, तो वो चॉकलेट भूट जाता है और वो अंधेरे से डरने लगता है। फिर आप कहते हैं बोलो आपको चॉकलेट चाहिए या लाइट करूं, तो उसका जो प्रायोरिटी है वो बदल जाता है। वो चॉकलेट के बजाय कहता है नहीं नहीं लाइट कर दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं लोग उस पर चर्चा न करें। अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो सरकार को डिलीवर करना चाहिए उसके वार्ड के अवेज के अंदर, जो 5 साल के लिए उनको चुनते हैं, उनके जो विजन डॉक्यूमेंट हो या मैनिफेस्टो हो, जो भी हो, उस पर 5 साल ऑडिट कर कर वो बोले कि भाई आपने तो ये कहा था 2014 में, हमने तो इसीलिए आपको बैठाया था, 2019 में आपने ये नहीं किया, 2019 के बाद अब 24 में है, फिर भी आप जो है 2014 वाली बात कर रहे हो। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि बटोगे, तो भाई 2014 में आने के बाद ही क्यों लोग बट रहे हैं? उसके बाद ये डर क्यों है कि लोग काटेंगे? जब आप इतने शक्तिशाली सम्राट देश के अंदर हैं और आपके सिपह सालार जो अमित शाह जैसा है, फिर हिंदुओं का डर कैसा होना चाहिए? फिर तो हिंदू जो है भयमुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद हिंदू और ज्यादा भयभीत है, वो उसको फील क्यों कराया जा रहा है?
इसीलिए कराया जाया है। जब ये डर उसके अंदर से चला जाएगा तो फिर उनका सत्ता में रहना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी में उसका जवाब है कि बांटा भी इसलिए ये लोगों ने है और राजनीतिक फसल को काटा भी इस लोगों ने। बटोगे या कटोगे यानी कि आप मार दिए जाओगे, ये तो संभव नहीं है इस देश के अंदर। इतनी बड़ी हिंदुओं की तादाद, एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि भाई इतने इतने सारे हिंदुओं को चंद जो मुसलमान है वो कैसे काट लेंगे। लेकिन काटना उनको राजनीतिक फसल को है कि आप बढ़ते जाते हो, उसमें हमारी जो राजनीतिक फसल है वो हमको जो लह लाई थी और हमको 300 के ऊपर मिला था और 400 का ख्वाब देखते थे, वो फसल अब कट नहीं रही है। और इसीलिए ये पूरा राजनीतिक चक्र जो है फिर से शुरू हुआ है। बहुत और बढ़िया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है एक राजनीतिक शासक के लिए कि 10 साल 11 साल के बावजूद भी वो उसने देश को क्या दिया, इस देश के युवाओं को क्या दिया, इस देश के किसानों को क्या दिया, इस देश की जो सामाजिक परिस्थिति है उसके बदलाव के लिए उसने क्या किया, ये कोई भी बात नहीं कर रहा है। और सिर्फ वही बात कर रहा है जो 2014 से पहले 2002 में गुजरात में कर रहा है। तो जी। आज भी स्थिति वही है 2002 वाली उनके मन के अंदर। उसका मतलब है कि वो सारे जितने भी सरकारी जो उनकी नीतियां हैं उस पर विफल रहे हैं। उन्होंने जो जी। डिलीवर किया है उससे वो 5 किलो अनाज देने के बाद भी उनको डर है। वो 2,000 रुपये महीने किसानों को देने के बाद भी आपको अंदर डर है। महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर मुफ्त में देने के बाद भी आपके अंदर डर है कि ये लोग हमसे छिटक जाएंगे। क्योंकि लोग भी समझते हैं कि 2,000 रुपये के अंदर महीना नहीं चलता। जी। तो ये भय बना रखना ये उनकी मजबूरी है। तो ये खुद डरे हुए हैं और वो अपने आप को भी मैसेज दे रहे हैं, आरएसएस को भी मैसेज दे रहे हैं, आरएसएस भाजपा को मैसेज दे रहे हैं कि भाई बटो मत। जो बात चल रही थी, एक नैरेटिव चल रहा था कि आरएसएस अलग हो रहा है, तो वो भी एक अंदर अंदर मैसेज चल रहा है कि हम बटेंगे तो हम भी कटेंगे। क्योंकि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं ये 10 साल के अंदर उनको पता है कि जब कटेंगे तो उसमें मोहन भागवत भी कटेंगे, अमित शाह भी कटेंगे और नरेंद्र मोदी भी कटेंगे। तो ये एक अंदरूनी मैसेज भी है उनका कि भी हमें भी नहीं बटना है। बहुत बढ़िया राजेश भाई ने अच्छा डिफाइन किया आपने, बटेंगे तो कटेंगे।